एक कमजोर और मासूम लड़की इमिली को जबरदस्ती कुर्सी से बांध दिया गया था। उसके कांपते हुए चेहरे के सामने उसका बॉयफ्रेंड जिन कैमरा लेकर खड़ा था। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो आज कुछ बेहद ही घटिया करने वाला है, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल दरवाजा जोर से टूटता है और नकाब पहने कई लड़के कमरे के अंदर घुस आते हैं। ये देखकर एमिली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो डर के मारे लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ इतनी मजबूती से बंधे थे कि वो हिल तक नहीं पा रही थी। तभी उन लड़कों में से एक उसके मुंह पर कपड़ा कस कर बांध देता है। अब इमिली चाह कर भी चीख नहीं सकती थी। इसके बाद वो लोग उसके साथ बेहद ही गलत हरकतें करना शुरू कर देते हैं और जिन वहीं खड़ा सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था, मानो उसके लिए ये सब सिर्फ एक खेल हो। फिर वो लोग जबरदस्ती इमिली के चेहरे पर एक चश्मा पहनाते हैं और इसके बाद वो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। उस पल इमिली अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अगर उसे दोबारा मौका मिलता तो वो कभी भी जिन पर भरोसा नहीं करती। लेकिन आखिर इमिली इस डरावनी हालत तक कैसे पहुंची, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। हम कहानी में एक लड़की को देखते हैं जो सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। इमिली हाई स्कूल की स्टूडेंट थी और वो अपनी माँ के साथ रहती थी। वो देखने में बेहद ही मासूम और खुशमिजाज लड़की थी। बातों बातों में ये मालूम चलता है कि इमिली इन दिनों एक लड़के को डेट कर रही है। हालांकि उसे उस लड़के से मिले हुए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसके काफी करीब आ चुकी थी। और सबसे खास बात ये थी कि आज रात इमिली दोबारा उसी लड़के से मिलने वाली थी। कुछ देर के बाद में हम लोग इमिली को उसके बॉयफ्रेंड जिन के साथ में देखते हैं। दोनों साथ में काफी अच्छा समय बिता रहे थे। उनके बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी थी और इसी दौरान पहली बार दोनों ने एक दूसरे को किस किया। इमिली के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी माँ से झूठ बोलती है। वो कहती है वो अपने दोस्त सू यांग से मिलने के लिए जा रही है और जल्द ही वापस आ जाएगी, लेकिन असल में इमिली ने अपने बॉयफ्रेंड जिन से मिलने के लिए माँ से झूठ बोला था। कुछ देर के बाद में वो जिन के साथ में उसके घर पर जाती है। वहाँ दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं और काफी देर तक बातें करते रहते हैं। धीरे धीरे रात काफी हो चुकी थी। अब इमली वापस घर जाने की बात करती है, लेकिन जिन उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए मना लेता है। इमली भी उसके कहने पर रुक जाती है, लेकिन फिर पता नहीं कैसे वहीं बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। शायद उसने जरूरत से ज्यादा पी ली थी। अब जिन उसे एक ड्रिंक देता है और कहता है इसे पीने से उसका नशा उतर जाएगा। इमली बिना कुछ सोचे उस ड्रिंक को पी लेती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस ड्रिंक में पहले से ही नशीली दवा मिली हुई है। अगले ही पल में कहानी अचानक बेहद ही डरावने मोड़ पर पहुंच जाती है। जब इमली की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक चेयर में बंधा हुआ पाती है। उसका सिर भारी हो रहा था और वो अब पूरी तरह नशे में थी। उसे ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी कमरे के बाहर से कुछ लड़कों की आवाजें सुनाई देती है। वो लोग पैसों के बारे में बातें कर रहे थे, जैसे कोई बड़ा सौदा होने वाला है। इमली डर के मारे कांपने लगती है और तभी जिन कमरे के अंदर आता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले वाली मासूमियत नहीं थी और उसके हाथ में एक वीडियो कैमरा था। अब वो इमली की रिकॉर्डिंग करने लगता है। ये देखकर इमली के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि जिन ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तभी एक एक करके कई लड़के कमरे के अंदर आने लगते हैं। सभी ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखे थे। अब कमरे का माहौल डरावना हो चुका था और फिर वो लोग इमली के साथ बेहद ही गलत हरकतें करने लगते हैं, जबकि जिन सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। असल में वो लोग इन वीडियोस को ऑनलाइन बेचकर पैसे कमाते थे और इमली उन दरिंदों के जाल में फंस चुकी थी। अगली सुबह वो लोग इमली को बेबस हालत में छोड़कर भाग जाते हैं। किसी तरह इमली अपने घर में पहुंचती है। उसके शरीर पर कई निशान थे और आंखों में सिर्फ डर था, लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब वो जिन और उसके दोस्तों के द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो को देखती है। ये देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन फिर भी वो आवाज तक नहीं करती, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके घर वालों को ये सच मालूम चल गया तो शायद उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब वो हर वक्त डरी डरी रहने लगी थी। उसके चेहरे से अब पहली वाली खुशी गायब हो चुकी थी। अब वो सिर्फ एक ही बात चाहती थी कि वो अपनी माँ के साथ किसी दूसरे जगह पर जाकर रहने लगे। उसे इस शहर से, यहाँ के लोगों से और यहाँ के यादों से दूर जाना था। लेकिन उसकी माँ को असली सच्चाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था शायद इमली का अपने दोस्तों के साथ में झगड़ा हुआ होगा या स्कूल में कुछ परेशानी चल रही होगी। लेकिन इमली अपने साथ हुई इस दर्दनाक घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो अंदर से इतनी डर चुकी थी कि अब उसे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। लेकिन इमली की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद एक बार फिर उसका सामना जिन और उसके दोस्तों से हो जाता है। इमली उन्हें देखकर पूरी तरह डर जाती है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब इमली पूरी तरह उनके जाल में फंस चुकी थी। इसके बाद वो लोग उसे दोबारा से वही नशीले ड्रिंक पीने के लिए मजबूर करते हैं। इमली लगातार मना करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था।
धीरे धीरे उस दवा का असर उसके पूरे शरीर पर होने लगता है। उसकी आंखें भारी पड़ने लगती है और शरीर कमजोर महसूस होने लगता है। और फिर वो दरिंदे एक बार फिर से उसके साथ वही सब करने लगते हैं, जबकि जिन पहले की तरह सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। अब इमली को समझ में आ चुका था कि जिन के लिए वो सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया बन चुकी है। कुछ समय के बाद में ये वीडियो वायरल हो जाता है और ये मामला इतना बढ़ जाता है कि पुलिस तक भी पहुंच जाता है। एक डिटेक्टिव इमली के घर में पहुंचता है और वो धीरे धीरे इमली की माँ को एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डिटेक्टिव बताता है इमली का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो चुका है। ये सुनते ही उसकी माँ पूरी तरह टूट जाती है। वो डर जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी किस दर्द से गुजर रही थी। उधर इमली शर्म, डर और दर्द की वजह से अंदर ही अंदर बिखर चुकी थी। डिटेक्टिव बताता है उसने इस मामले में कुछ सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया है, लेकिन तब तक ये मामला बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका था। असल में उस वायरल वीडियो सीरीज का नाम मैरिनेट था और इमली का वीडियो उसी नाम से इंटरनेट पर फैल चुका था। पूरा स्कूल इस घटना की बातें कर रहा था और आखिरकार उन 5 हाई स्कूल लड़कों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इमली के उस वायरल वीडियो को जिन ने पैसों के लालच में गंदी वेबसाइट को बेच दिया था। हालांकि पुलिस ने उस समय कई लोगों को पकड़ा था, लेकिन सबूतों की कमी और कम उम्र होने की वजह से मामला पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया। इसी वजह से डिटेक्टिव को हमेशा लग रहा था कि इस पूरे खेल के पीछे कोई और बड़ा इंसान शामिल था। लेकिन इधर इमली की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके लिए स्कूल, दोस्त और पुरानी जिंदगी सब कुछ एक डरावनी याद बन चुकी थी। वहीं डिटेक्टिव हालत को देखते हुए इमली और उसकी माँ से कहता है तुम दोनों को ये शहर छोड़ देना चाहिए और कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अब इस शहर में रहना इमली के लिए हर दिन एक नया दर्द बन चुका था। देखते ही देखते पूरे 10 साल बीत जाते हैं। अब इमली की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब अपने पुराने नाम से नहीं बल्कि मिस हान के नाम से जानी जाती थी। वक्त ने धीरे धीरे उसके दिल के अंधेरों को कम कर दिया था। हालांकि अतीत के कुछ डरावनी यादें अब भी उसके अंदर जिंदा थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को दोबारा संभालना सीख लिया था। अब मिस हान सियोल के एक स्कूल में टीचर बन चुकी थी। वो बच्चों को पढ़ाती थी और बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि अब उसकी जिंदगी शादी के मुकाम तक पहुँच चुकी थी। उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी और पहली बार ऐसा लग रहा था शायद उसे आखिरकार सुकून भरी जिंदगी मिल जाएगी। एक दिन स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को उनकी एंगेजमेंट के बारे में मालूम चल जाता है। इसके बाद बच्चे खुशी खुशी मिस हान को बधाई देते हैं। तभी वो लोग बताते हैं कि उनके क्लास लीडर किम ने टीचर रूम के बाहर से उनकी बातें सुन ली थी। ये सुनकर मिस हान हल्का सा मुस्कुराती है। एक दिन मिस हान स्कूल में देर तक काम कर रही थी। उसी दौरान वो अपने मंगेतर से फोन में बातें कर रही थी। तभी अचानक मिस हान की नजर अपने टेबल पर रखे हुए कॉफी पर पड़ती है। उसके साथ एक छोटा सा नोट भी रखा हुआ था जिस पर यह लिखा था नई जिंदगी के लिए बधाई हो। नीचे किसी नंबर 1 फैन का नाम लिखा हुआ था। पहले तो मिस हान को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन फिर वो ज्यादा नहीं सोचती, इसलिए वो आराम से वही कॉफी पी लेती है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी चीज उसकी जिंदगी को एक बार फिर से अंधेरे में ढकेलने वाली है। अगले सुबह जब हम मिस हान को देखते हैं तब उसकी हालत बेहद ही अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी रात अपने स्कूल डेस्क में बेहोश पड़ी थी। तभी स्कूल लीडर किम वहाँ आता है और उसे उठाता है। मिस हान घबराकर उठती है क्योंकि मॉर्निंग असेंबली का टाइम हो चुका था। वो जल्दी से किम को क्लास जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है। उसकी कलाई पर गहरे निशान बने हुए थे, मानो किसी ने उसे कसकर बांधा हो। अब उसे धीरे धीरे बेचैनी होने लगती है। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ जाती है, लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर पिछली रात क्या हुआ था। तभी अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज भेजने वाला खुद को मास्टर कहता है। ये नाम पढ़ते ही मिस हान के अंदर अजीब सा डर पैदा होने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस मैसेज के साथ कुछ फोटोज और वीडियोस भी भेजे गए थे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि पिछली रात उसके साथ कुछ बेहद ही गलत हुआ था। उसे एक कुर्सी से बांधा गया था और ठीक वैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग की गई थी जैसे सालों पहले इमली के साथ में हुआ था। अब मिस हान का अतीत एक बार फिर से उनके सामने खड़ा था। उसके हाथ कांपने लगते हैं और आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। इसके बाद फिल्म हमें एक लड़के को दिखाती है जिसके पिता उसे दिन भर इंटरनेट कैफे में बैठे रहने की वजह से डांट रहे थे। हालांकि उस समय ये सीन सामान्य लगता है, लेकिन कहानी में इसका बहुत बड़ा कनेक्शन छुपा हुआ है। अगली सुबह मिस हान सीधे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड के पास में जाती है और वो उससे पिछले 2 दिन की सीसीटीवी फुटेज मांगती है ताकि पता कर सके कि पिछली रात उसके साथ आखिर क्या हुआ था। लेकिन गार्ड उसे बताता है कि सीसीटीवी सिस्टम अभी अंडर मेंटेनेंस है। ये सुनते ही मिस हान की बेचैनी और बढ़ जाती है क्योंकि अब उसे साफ महसूस होने लगा था कि कोई जानबूझकर उसके हर सबूत मिटा रहा है। एक दिन मिस हान अपने मंगेतर और अपने फैमिली के साथ में डिनर कर रही होती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। सभी लोग हंसते बोलते हुए खाना खा रहे थे और मिस हान भी बहुत खुश थी। तभी अचानक उसके फोन पर एक नया मैसेज आता है। मैसेज देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि वो मैसेज फिर उसी मास्टर का था। वो बेहद ही निजी सवाल पूछता है और उसे उसकी तस्वीर भेजने के लिए कहता है। अब मिस हान पूरी तरह घबरा जाती है।
उसे डर था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो शायद वो पुरानी वीडियोस और तस्वीरों को सबके सामने वायरल कर देगा। इस वजह से वो तुरंत बहाना बनाकर वॉशरूम में जाती है। वहाँ पहुंचकर उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन आखिरकार ना चाहते हुए भी उसे मास्टर की बातें माननी पड़ती है और वो मजबूरी में उसे अपनी निजी तस्वीर भेजती है। अब मिस हान को साफ समझ में आ चुका था कि कोई इंसान उसके अतीत को यूज करके उसके प्रेजेंट को बर्बाद करना चाहता है। अब मिस हान सीधे उसी डिटेक्टिव के पास में जाती है जिसने सालों पहले एमिली की मदद की थी, वही डिटेक्टिव जिसने उसके पुराने केस को स्टडी किया था। मिस हान अब उससे जिन के बारे में पूछने लगती है क्योंकि उसे पूरा शक था कि वही मास्टर बनकर उसे सारे मैसेजेस भेज रहा है। डिटेक्टिव भी मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर देता है। वह तुरंत मैरिनेट केस से जुड़े एक पुराने पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और उससे जिन के बारे में जानकारी मांगता है। तब उसे मालूम चलता है कि जिन अब कई क्राइम के लिए वांटेड है। ये सुनकर मिस हान के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जिन वापस उसकी जिंदगी में क्यों आना चाहता है। उधर फिल्म हमें उसी बच्चे को दिखाती है जो लगातार कंप्यूटर में कुछ सर्च कर रहा था। उसे बार बार दिखाया जाना काफी रहस्यमयी लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका इस कहानी में बहुत बड़ा कनेक्शन है। वहीं दूसरी तरफ मिस हान ने अब अपने मंगेतर से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। वो उसके कॉल और मैसेजेस का जवाब देना बिल्कुल बंद कर चुकी थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका अतीत उसकी नई जिंदगी को बर्बाद कर दे। तभी अचानक उसके फोन पर फिर मास्टर का मैसेज आता है। इस बार वो उसे स्कूल के एक स्टोरेज रूम में जाने के लिए कहता है। मिस हान डरते डरते वहाँ पहुँचती है, लेकिन अंदर जाकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ उसे वही नशीली दवा की बोतल मिलती है जो सालों पहले जिन ने उसे जबरदस्ती पिलाई थी। ये सब देखकर मिस हान के अंदर सालों पुराना गुस्सा जाग उठता है। वो गुस्से में उस नशीली दवा की बोतल को दीवार पर फेंक देती है। अगले दिन मिस हान क्लास ले रही होती है, तभी अचानक उसके फोन पर मास्टर का नया मैसेज आता है। मैसेज में ये लिखा था, मेरे ऑर्डर को ना मानने का नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये पढ़ते ही मिस हान घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल पूरे क्लास में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के फोन पर एक मैसेज आया था। उस मैसेज के साथ यांग नाम की लड़की के प्राइवेट फोटोज भेजे गए थे। ये देखकर पूरा क्लास शॉक्ड रह जाता है। वहीं यांग शर्म और डर के वजह से तुरंत क्लास से भाग जाती है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात नोटिस होती है कि यांग बाकी विक्टिम की तरह पूरी तरह टूटी हुई नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में डर जरूर था, लेकिन कहीं न कहीं वो कुछ छुपाते हुए महसूस हो रही थी। कुछ देर के बाद क्लास लीडर किम मिस हान को ये बताता है कि यांग पार्क में अकेली बैठी हुई है। मिस हान तुरंत उसके पास मिलने के लिए जाती है। वो यांग को ये समझाती है कि उसे पुलिस की मदद लेनी चाहिए, लेकिन यांग डरते हुए कहती है, अगर ये खबर बाहर आ गई तो सबको मेरे बारे में मालूम चल जाएगा। जब मिस हान उससे पूरी सच्चाई बताने को कहती है, यांग कांपते हुए बताती है, कुछ दिन पहले उसे मास्टर नाम के इंसान का मैसेज आया था। उसने उसे स्कूल के स्टोरेज रूम में जाने के लिए कहा था। यांग को लगा कि शायद उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा होगा, इसलिए वो चली गई। वहाँ पहुँचने पर उसे एक ड्रिंक दिखाई दी जिस पर उसे पीने के इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे। जैसे ही उसने वो ड्रिंक पी, कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई और जब उसकी आंख खुली तब उसने अपने आसपास कुछ लड़कों को खड़ा देखा। सबने अपने चेहरे पर मास्क पहने हुए थे। ये सुनते ही मिस हान बहुत डर जाती है क्योंकि अब वही खौफनाक खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका था। क्योंकि यांग के साथ जो भी कुछ हुआ था वो लगभग वैसा ही था जैसा सालों पहले एमिली के साथ में हुआ था, लेकिन इस बार शिकार कोई और था। उधर जब मिस हान घर पहुंचती है तो वो देखते ही उसका मंगेतर उससे मिलने के लिए आया हुआ है। वो मिस हान से पूछता है, तुम मेरे कॉल और मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कुछ देर चुप रहने के बाद मिस हान उसे बताती है कि उसकी क्लास के एक स्टूडेंट का किसी ने वीडियो वायरल कर दिया है। लेकिन ये सुनते ही उसका मंगेतर हैरान करने वाली बात कहता है। वो कहता है गलती उस लड़की नहीं की होगी और वो आगे कहता है, अगर किसी लड़की का ऐसा वीडियो बना है तो शायद उसे ये सब करना पसंद होगा और जब वीडियो लीक हो गया तो वो विक्टिम बनने का नाटक कर रही है। अपने मंगेतर की ये सोच सुनकर मिस हान को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे अचानक याद आता है कि सालों पहले लोग उसके बारे में भी यही बातें कर रहे थे। तभी वो उससे पूछती है, तो तुम्हारे हिसाब से अब उस लड़की को क्या करना चाहिए? तब उसका मंगेतर बेहद ही ठंडी आवाज में ये कहता है, अब उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए अब उसे जीना छोड़ देना चाहिए। ये सब सुनते ही मिस हान अंदर से टूट जाती है। अब उसे ऐसा एहसास होता है कि अगर उसके मंगेतर को उसके अतीत के बारे में मालूम चल गया तो शायद वो भी उसे उसी नजर से देखेगा। अगले दिन मिस हान फिर यांग से मिलती है। तब यांग उससे पूछती है, अगर मेरी जगह आप होती तो क्या करती? कुछ सेकंड तक मिस हान चुप रहती है, फिर वो धीरे से कहती है, मैं सब कुछ छिपाने की कोशिश करती और ये भी डिनाई करती कि वीडियो में दिखने वाली लड़की मैं ही हूँ। लेकिन यांग तुरंत उसकी तरफ देखकर ये कहती है, मैं कायर नहीं हूँ, डिनाई करने से कुछ नहीं बदलेगा। यांग की ये बात सुनकर मिस हान चुप हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं यांग ने वही बात कह दी थी
जिससे मिस हान खुद सालों से भागती आ रही थी। अब मिस हान को यांग और किम के रिश्ते पर भी शक होने लगा था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने दोनों को आपस में झगड़ा करते हुए देखा था। और सबसे अजीब बात ये थी कि किम यांग से काफी डरा हुआ महसूस होता था, इसलिए वो यांग से उसकी दोस्ती के बारे में पूछती है। तब यांग धीरे धीरे पूरी सच्चाई बताना शुरू करती है। वो कहती है करीब 1 साल पहले उसने खुद किम को प्रपोज किया था। इसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। शुरुआत में किम काफी अच्छा और केयरिंग लड़का लगता था, लेकिन एक दिन उसने यांग को अपने घर बुलाया और उसने यांग की कुछ प्राइवेट फोटोज क्लिक की और उसका वीडियोस भी रिकॉर्ड किया। उस समय यांग को ऐसा लगा था कि वो सब सिर्फ उसके रिश्ते का हिस्सा है, लेकिन एक दिन जब उसने किम का कंप्यूटर चेक किया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें कई दूसरी लड़कियों के भी फोटोज और वीडियोस मौजूद थे। ये देखकर यांग गुस्से में वो सारी फाइल्स डिलीट कर देती है, लेकिन इस बात की वजह से किम उस पर बुरी तरह नाराज हो गया। उसने यांग को ये बताया था कि उन सभी फोटोज और वीडियोस की कॉपीज उसके पास और भी जगह मौजूद है। ये सुनकर मिस हान गहरी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसे अब किम पर भी शक होने लगा था। लेकिन फिर भी वो कहती है किम को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और एक अमीर परिवार से आता है। तभी अचानक मिस हान यांग से जिन के बारे में पूछती है। वो जानना चाहती थी क्या यांग ने कभी ये नाम सुना है, लेकिन यांग साफ मना कर देती है। वो कहती है उसने पहले कभी जिन नाम के किसी इंसान के बारे में नहीं सुना। उधर दूसरी तरफ मिस हान अब अपने मंगेतर से भी पूरी तरह दूर हो चुकी थी। उसकी सोच सुनने के बाद अब वो उससे मिलना भी नहीं चाहती थी। इसके बाद मिस हान तुरंत डिटेक्टिव को कॉल करती है, क्योंकि अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, जिन का। डिटेक्टिव उसे बताता है पुलिस लंबे समय से उसे ढूंढ रही है, लेकिन फिर डिटेक्टिव अचानक गंभीर होकर उससे पूछता है क्या जिन ने तुम्हारे साथ फिर से कुछ किया है। ये सुनकर मिस हान कुछ सेकंड चुप रहती है, लेकिन फिर झूठ बोलते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हम मिस हान को चुपचाप किम का पीछा करते हुए देखते हैं। उसे शक था कि शायद वही मास्टर बनकर यांग को भी मैसेज कर रहा है, लेकिन तभी किम की नजर उस पर पड़ जाती है। अब माहौल अचानक अजीब हो जाता है। कुछ लड़के मिस हान का पीछा करने लगते हैं। वो घबरा जाती है और तेजी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सही समय पर डिटेक्टिव वहाँ पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। अब डिटेक्टिव अपने तरीके से इस पूरे केस की छानबीन शुरू कर देता है। एक पुलिस ऑफिसर से उसे मालूम चलता है कुछ समय पहले जिन ने एक एडल्ट साइट पर कुछ माइनर्स की फोटोज अपलोड की थी। हालांकि उस समय उसे और उसके साथियों को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था, लेकिन पुलिस वालों को पूरा यकीन था कि इन सब के पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और है। अब मामला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने लगा था। इसके बाद हम डिटेक्टिव और मिस हान को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। अब पहली बार मिस हान उसे अपने दूसरे वीडियो के बारे में सब कुछ बताती है और ये भी बताती है कि यांग की तरह मास्टर उसे भी लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। ये सुनकर डिटेक्टिव गहरी सोच में पड़ जाता है, लेकिन अब भी पूरा श्योर नहीं था कि किम ही असली मास्टर है या फिर उसका सिर्फ उससे कोई कनेक्शन है। इसके बाद वो मिस हान से कहता है उसे घर जाकर आराम करना चाहिए। मिस हान वहाँ से अचानक उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है। वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। तभी अचानक डिटेक्टिव के फोन पर एक नया मैसेज आता है। मैसेज में ये लिखा था न्यू मैरिनेट जल्द ही आने वाली है। ये पढ़कर डिटेक्टिव के चेहरे का रंग बदल जाता है। इसके बाद वो मिस हान को उसके घर पर छोड़ देता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही मिस हान को एक बहुत बड़ी खबर मिलती है। उसे ये मालूम चलता है यांग को किसी ने किडनैप कर लिया है और फिर उसके फोन पर मास्टर का एक और नया मैसेज आता है। इस मैसेज में ये लिखा था कि अब ये तुम्हारे ऊपर है कि कल मैरिनेट पर किसका वीडियो अपलोड होता हुआ देखना चाहोगी। ये पढ़ते ही मिस हान समझ जाती है कि यांग की जान खतरे में है। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो यांग को बचाने के लिए मास्टर की भेजे हुए लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है उसके सामने वही पुरानी नशीली दवा रखी हुई है, ठीक वही ड्रिंक जिसने सालों पहले उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन यांग को बचाने के लिए मिस हान मजबूरी में वो दवा पी लेती है। उधर डिटेक्टिव तुरंत पुलिस को कॉल करता है और उन्हें उसी लोकेशन पर आने के लिए कहता है जहां मिस हान गई थी। कुछ समय के बाद मिस हान की आंखें खुलती हैं। वो खुद को फिर उसी डरावनी हालत में पाती है। वो एक कुर्सी में बंधी हुई थी और उसके आसपास कई मास्क पहने हुए हाई स्कूल के स्टूडेंट खड़े थे। उनमें से एक किम भी था। अब कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला था, क्योंकि जिस यांग को अब तक हम विक्टिम समझ रहे थे, असल में वही इस खेल की डायरेक्टर निकली। उसी ने पैसों के लिए मिस हान के साथ ये सब किया था। किम तो सिर्फ उसके हाथ की कठपुतली था। असल में यांग ने किम का भी एक प्राइवेट वीडियो बनाया था और उसी वीडियो के दम पर वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। इसलिए किम के पास उसका साथ देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यांग के कहने पर किम ने उसके साथ मिलकर मिस हान का नया वीडियो रिकॉर्ड किया था और तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। हमें ये मालूम चलता है कि किम पहले भी ऐसे वीडियोस अपलोड करने के मामले में अरेस्ट हो चुका था, यानी ये लोग लंबे समय से इस गंदे धंधे में शामिल थे। असल में किम कभी यांग का साथ नहीं देता। अगर यांग उसके वीडियो को वायरल करने की धमकी ना देती, किम खुद भी इस जाल में फंस चुका था। वहीं यांग अब मिस हान की असली पहचान जान चुकी थी। उसे ये मालूम था कि मिस हान वही लड़की है जिसका मैरिनेट वाला वीडियो सालों पहले इंटरनेट पर वायरल हुआ था
और अब यांग पैसों के लिए वही गंदा खेल दोबारा खेल रही थी। हालांकि वो ये सब मास्टर के कहने पर कर रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसे खुद भी असली मास्टर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तभी अचानक पीछे से डिटेक्टिव वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो स्टूडेंट्स भी उसे मिलकर पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। अब हालत पूरी तरह बिगड़ चुका था, लेकिन तभी बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि तब तक पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया था। इसके बाद पुलिस अंदर घुसती है और वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लेती है। जांच के दौरान पुलिस को यांग के फोन से मास्टर का नंबर मिलता है। अब वो तुरंत उस नंबर को ट्रेस करते हैं। कुछ देर के बाद पुलिस उस लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां मौजूद आदमी उन्हें देखते ही भागने लगता है और तभी एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। ये वही आदमी था जिसके बेटे को हम बार बार इंटरनेट कैफे पर अडल्ट साइट देखते हुए देख रहे थे। असल में वो आदमी पहले भी कई छोटे मोटे क्राइम कर चुका था, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मैं मास्टर नहीं हूँ। पुलिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। तब एक ऑफिसर उसके नंबर पर कॉल करता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके फोन पर रिंग नहीं बजती। अब पुलिस को शक होने लगता है कि शायद उसके पास दूसरा फोन होगा। इसके बाद डिटेक्टिव और मिस हान उसी आदमी के घर में पहुंचते हैं। घर के अंदर चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। तभी उनकी नजर दीवार पर जाती है, जहां कई सर्टिफिकेट्स टंगे हुए थे। वो सब सर्टिफिकेट्स उसी बच्चे के नाम के थे, जिससे अब एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि वो बच्चा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बेहद तेज था। पूरा कमरा कंप्यूटर्स, कोडिंग बुक्स और हैकिंग की चीजों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वो बच्चा काफी समय से इंटरनेट और डार्क वेब की दुनिया में डूबा हुआ था। तभी डिटेक्टिव की नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर जाती है, जहाँ कई अडल्ट साइट खुली हुई थी। अब डिटेक्टिव का शक और गहरा हो जाता है। वो तुरंत मास्टर वाले नंबर पर कॉल करता है और अगले ही पल उस कमरे में रखे उसी बच्चे के फोन में रिंग बजने लगता है। ये देखकर मिस हान और डिटेक्टिव दोनों सन्न रह जाते हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ा सच सामने आ चुका था। असल मास्टर कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं, बल्कि वही छोटा बच्चा था। वही बच्चा जिसने मिस हान की जिंदगी को फिर से बर्बाद कर दिया था। सबसे डरावनी बात यह थी, उसके लिए ये सब सिर्फ एक गेम था। उसे रियलिटी और किसी इंसान की फीलिंग से कोई मतलब नहीं था। और हैरानी की बात यह थी कि उसके पिता को इन सब चीजों के बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसकी एज काफी कम थी, इसलिए उसे बड़ी सजा नहीं मिल सकती थी। उधर कोरियन लॉ के रूल के वजह से पकड़े गए स्टूडेंट्स को भी सजा मिलने वाली नहीं थी। इसी बीच एक दुखद खबर आती है कि पूरी तरह टूट चुका था। इस स्कूल, मीडिया और सोसाइटी में उसे हर तरफ नफरत की नजर से देखा जा रहा था। इसलिए आखिरकार किम ने अपने आप को मार लिया। फिल्म के आखिर में डिटेक्टिव मिस हान से ये कहता है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब हम लोग दोबारा ऐसी हालत में ना मिले। मिस हान हल्का सा मुस्कुराती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही डार्क और शॉकिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।